कुछ महीनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था जिससे फीवर की तकलीफ थी। उसके मैंने इन्वेस्टिगेशन कराए तो उसके इन्वेस्टिगेशंस में कुछ खास मुझे नहीं मिला। उसके बाद उसे दवाई भी दी लेकिन उसका फीवर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल दिया और उसने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया भी उसके बाद, लेकिन उसका फीवर फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला कि भाई मुझे इस फीवर से पीछा मेरा छुड़वाइए। तो मैंने उससे पूछा हैरानी से कि अब तक तुम्हारा फीवर ठीक नहीं हुआ? उसने कहा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, उस दिन से ये लगातार चले ही जा रहा है। अब तक उसके पास एक पूरी मोटी फाइल तैयार हो चुकी थी जिसमें खूब सारे इन्वेस्टिगेशंस उसके हो चुके थे, और कमाल की बात यह थी कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास नहीं मिला था। और अब तक वो कम से कम भी 5-6 एंटीबायोटिक्स के कोर्स भी कर चुका था। तब मैंने उसे सलाह दी कि अभी तुम्हें जो सबसे पहला काम करना है, तुम्हें ये एंटीबायोटिक्स का कोर्स लेना बंद करना है, क्योंकि कई बार एंटीबायोटिक्स की वजह से ही फीवर आने लग जाता है। तो उसने पूछा ऐसा भी हो जाता है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तब उसने वो जब एंटीबायोटिक्स बंद कर दिए, उसके लगभग 1 हफ्ते में उसका फीवर ठीक हो गया। और इस सारी घटना से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना आज फीवर के नॉन इन्फेक्शियस कारणों के बारे में बात की जाए। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। अब जब भी किसी को फीवर आता है तो ऐसा मान ही लेते हैं हम लोग कि वो इन्फेक्शन की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे और कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको फीवर आ सकता है, जिनमें से पहला कारण है ऑटो इम्यून कंडीशन, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फीवर आ रहा होता है। दूसरी वजह हो सकती है किसी भी टाइप का ट्रॉमा या कोई भी चोट आपको लग जाए, तो जिस जगह पर आपको चोट लगी है उस जगह पर आपको अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से आपको फीवर जरूर आ सकता है। तीसरी चीज इसमें हो सकती है कि आपको किसी भी टाइप का सडन शॉक अगर लग जाए, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल भी क्यों ना हो, तब भी आपको फीवर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी अगली वजह हो सकती है कि आपको अगर स्ट्रोक हो जाए, खास तौर पे वो ऐसी जगह पर हो जहां पे वो हाइपोथैलेमस पर दबाव डाल डाल रहा हो। अब हाइपोथैलेमस क्योंकि वो सेंटर है जहां से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो इस वजह से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा होने पर फीवर आपको आ ही सकता है। अगली जो वजह फीवर आने की हो सकती है वो हो सकता है ब्रेन ट्यूमर। खास तौर पे अगर ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहां पे वो हाइपोथैलेमस पे दबाव डाल रहा है, तब तो सर्टनली आपको फीवर आने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको गॉल स्टोन्स हो जाएं या किडनी स्टोन्स हो जाएं, तो उनमें भी अक्सर फीवर आपको आता देखा ही जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने पर गाउट की जो कंडीशन होती है उसमें भी आपको फीवर आता देखा जाता है। इसके अलावा थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन में जब आपका T3 हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे टेम्परेचर राइज कर जाता है और आपको फीवर आ जाता है। और एंटीबायोटिक्स का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कई तरह के एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनको आप अगर ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो आपको फीवर आ ही सकता है, जो कि मैंने आपको अपनी घटना में बताया ही है। तो क्या आपको कभी नॉन इन्फेक्शियस कारण की वजह से फीवर आया है? अगर ऐसा हुआ हो तो क्या आपको उसका कारण मिल गया था? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।